everyone. So this is the last part of chapter 1 जो PT 365 है, 4 सेगमेंट में डिवाइड की गई है. तो ये लास्ट टॉपिक है जिसमें से मिसलिनियस छोटी छोटी जो न्यूज़ हैं वो आई हैं, तो उसको कवर कर लेते हैं एक बार. और आई थिंक 10 to 15 मिनट्स का है, सो एक चैप्टर कवर हो जाएगा. आप उसको डबल की स्पीड में 2-3 बार इजीली जब रिवाइज़ करोगे तो बहुत आई थिंक लाइक जो भी मैंने मेहनत की आई थिंक आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होगी. So let's discuss the topic. Constituent Assembly (CA). So the first sitting of the Constituent Assembly completed 75 years. So 75 साल हो गए हैं Constituent Assembly को जो भी फर्स्ट सिटिंग थी, तो काफ़ी लाइक बड़ी बात है. उसी के बेसिस पे जो भी डिस्कशन था 9 दिसंबर का जो भी हुआ था ये, तो उसके लिए ये न्यूज़ में था. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन December 19, 1946 in the Central Hall of Parliament House, and Cabinet Mission Plan 1946 comprised of the Frederick Patrick Lawrence, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर. सो ये जो तीनों नाम हैं ये आपको याद रखने हैं. उसके अलावा क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया था. उसके अलावा द असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, सो मेंबर वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज अकॉर्डिंग टू द स्कीम रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन. सो कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि इसको जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो मेंबर्स हैं उनको उनके बेसिस पे इनका चयन किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, सो इनिशियली देयर वाज लाइक 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड 93 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. 4 members represented the chief commissioner provinces. टोटल लाइक जो टोटल मेंबर्स थे 389 मेंबर्स थे, और ये डिवाइडेशन था 292 का, 93 एंड 4 का. उसके अलावा बात करते हैं हाउएवर एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान 3 June 1947 अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अप फॉर पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम प्रोविंसेस सीज्ड to be the member of the assembly. As a result, the membership of the assembly was reduced to 299. क्योंकि उसमें से कुछ पाकिस्तान चले गए थे, उनको जो भी पहले के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनको वहाँ पे रोक दिया गया था, इसीलिए जो है नंबर रिड्यूस होकर 299 हो गया था. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सिटिंग की, सो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द असेंबली वॉज प्रेसिडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ये मैंने जो भी पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन कवर किया है, सो उस प्लेलिस्ट में भी जाके आप उसको रिवीजन कर सकते हो. उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है. उसके अलावा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months एंड 17 days फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. सो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको फॉर्मेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के. उसके अलावा बात करते हैं जो भी सेकंड टॉपिक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWDs. सो सुप्रीम कोर्ट directs centers to issue instructions for the reservation in the promotions of physically disabled sections, and Supreme Court said instructions should be issued in accordance with the section 34 of Right of Persons with Disabilities Act 2016 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट किया है और सजेस्ट किया है कि उसके बेसिस पे प्रोविजन होना चाहिए प्रमोशंस में, विच प्रिस्क्राइब्स नॉट लेस देन 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. तो 4% से कम का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फिजिकली लाइक disabilities 2000 Act 16, a person with benchmark disabilities means a person with not less than
40% of a specified disability as certified by the certifying authorities. So 40% से कम का डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए और उसके बेसिस पे जो भी एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं. उसके अलावा 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैज़ बीन कवर्ड अंडर दैट एक्ट. सो 21 तरह की जो भी डिसेबिलिटीज मेंशन की गई हैं. एंड लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस Sitharaju versus State of Karnataka, January 2020 judgment, Supreme Court had confirmed that physically weaker and disabled person have a right to reservation in the promotion as well as not just in recruitment. So सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए ही नहीं, प्रमोशंस में भी उनको रिजर्वेशन देना चाहिए जो भी फिजिकली चैलेंज्ड और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है. उसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केसेस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द computation of the reservation by PWDs has to be done in case of group A, B, C, D post by computing reservation on total number of vacancies in the cadre strength, that is both identified and non-identified. So उनको पहले आइडेंटिफाई करके उसके बाद ही रिजर्वेशन जितने भी A, B, C एंड D की जो भी कैटेगरीज की पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस राजकुमार गुप्ता केस, Supreme Court directed the government to extend reservation to PWDs in all the identified posts in A and B also. So that's what it was in news रिजर्वेशन को लेके. उसके अलावा हम गवर्नमेंट एड की बात करते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट an institution right to government aid under Article 30 subclause B is not a fundamental right. So under this news Article 3 subclause 2 बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी फंड्स वगैरह हैं, आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड एन इंस्टीट्यूशन राइट टू गवर्नमेंट एड. तो ऐसा कुछ फंडामेंटल राइट नहीं है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट एड दिया ही जाए. आर्टिकल 30 subclause 2 states that the government shall not discriminate against any educational institutions on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language, while giving aid. So जो भी एड दिया जाता है, सो अंडर आर्टिकल 30 subclause 2 में बोला गया है कि गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, चाहे गवर्नमेंट एड रिलीजन और लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पुट करता है आर्टिकल 30. एंड फॉर एड इंस्टीट्यूशंस देयर कांट बी एनी डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी. सो माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट. उसके अलावा बट इफ़ एनी इंस्टीट्यूशन डजंट वांट टू एक्सेप्ट एंड कंप्लाई विद द कंडीशंस accompanying such aid, it will open to the decline the grant and move it its own way. So जो भी ग्रांट्स है उसको डिक्लाइन करती है तो वो अपने तरीके से चलाया जा सकता है. उसके अलावा सिडिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है. सिडिशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC defines sedition as an offense committed when any person brings or attempt to bring into hatred or contempt, excites or attempt to excite dissatisfaction towards the government established by law in India. सो भी किसी भी बेसिस पे अगर आप बोर्ड्स के थ्रू, साइंस के थ्रू या विजिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप हेट स्पीच स्प्रेड करते हो जिसकी वजह से वायलेशन भी हो सकता है. सो इसको सेडिशन लॉ के अगेंस्ट आर्टिकल सेक्शन 124A के अगेंस्ट IPC में आता है ये. उसके अलावा इट इज़ अ नॉन बिलेबल ऑफेंस एंड इट प्रोवाइड्स द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद फाइन. सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला भी है. बहुत ज़्यादा डिबेट चली है कि ये सेडिशन लॉ जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है तो उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि अब जो है सिनेरियो अलग है, क्योंकि अंग्रेज अपने से हम उनके सिटीजन्स तो थे नहीं, तो उसके बेसिस पे उस टाइम पे इतने स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए गए थे. बट अब उसकी क्या ज़रूरत है, इसके लिए बहुत ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड द पनिशमेंट, क्योंकि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है इसमें, और इट इज़ अ लॉ नॉन बिलेबल ऑफेंस, सो बेल भी नहीं होगी इसमें। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेरियस वर्डिक्ट्स इन रोमेश थापर केस, केदारनाथ सिंह केस 1962 एंड कन्हैया कुमार केस 2017 redefined a sedition act only if it had essential indications ingredients as disruption of public order, attempts of violation, overthrow a lawful government and threatening the security of the state or the public order को अगर disrupt करते हो आप। उसके अलावा अगर कोई भी violation होता है आपके कोई भी स्पीच देने से, वो सेडिशन में आएगा। उसके अलावा कोई भी जो स्टेट और पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन होता है उसकी वजह से सेडिशन लॉ लगेगा। उसके अलावा हेट स्पीच की बात करते हैं, ये भी ज़्यादा काफ़ी चर्चा में था। हेट स्पीच मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री constituted a panel to suggest reforms on offense related to the speech and expression, as there is no clear definition what constitutes a hate speech, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हेट स्पीच का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि किस बेसिस पे हेट स्पीच को लेके किसी को पनिश किया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं द कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज इज अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डिफाइन सच स्पीच। तो उसके लिए जो भी कमिटीज़ का सजेशंस या रिफॉर्म्स आए थे कि उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्लियर Bureau of Public Research and Development had defined hate speech as a language that denigrates, insult, threatens and target an individual based on their identity and other traits such as sexual orientation and disability or religion. सो किसी को इंडिविजुअल को अगर आप इंडिकेट करते हो, चाहे उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे हो, डिसेबिलिटी के बेसिस पे हो या फिर रिलीजन के बेसिस पे हो, उसके बेसिस पे हेट स्पीच को डेफिनेशन आप कह सकते हो कि डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है। उसके अलावा ऑल्सो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल रिलीज स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच विच सेट्स आउट स्ट्रैटेजिक गाइडेंस फॉर द United Nations systems to address the hate speech at the nation and global level. So global level पे और national level पे जो हेट स्पीच का डेफिनेशन था उसके लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने जो भी अपना एक्शन प्लान शो किया है हेट स्पीच के बेसिस पे। उसके अलावा लीगल प्रोविजंस फॉर हेट स्पीच इन इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। सेडिशन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आर्टिकल 1 सेक्शन 124। उसके अलावा restriction imposed by Article 19 subclause 2 of the Constitution. Apart from this, Section 153A and 153B of the IPC punishes acts that cause enmity and hatred between two groups. Section 501 and 2 IPC penalized publications or circulation of any statement, rumor or report causing public mischief and enmity, hatred or ill will between clashes. Apart from this, अगर हम बात करते हैं 267th report of the Law Commission of India defines that hate speech as an incitement to hatred primarily against a group of person defined in terms of race, ethnicity, जेंडर, सेक्सुअलिटी, ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड लाइक उसके बेसिस पे कि आप इन सबके बेसिस पे 267th रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, फिर डिफाइन किया गया है। उसके अलावा अगर रिकमेंडेशन की बात करते हैं, रिकमेंडेशन बाय वेरियस कमिटीज, विश्वनाथन कमेटी 2019 में कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। सो पर्पस इंसर्टेड सेक्शन 153 सब क्लॉज सी, सब क्लॉज बी एंड सेक्शन 500A इन द IPC टू इंसिटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस और ग्रुप्स ऑफ religion
race, caste or community, sex, gender, identity, sexual orientation, place of birth, residence, language, disability of tribute. So Beswarwa Committee 2014 also recommended something. So proposed amendment to section 153C of IPC promoting or attempting to promote acts prejudice to human dignity. So human dignity के लिए जो भी प्रपोज किए गए हैं amendments, apart from this punishable like dignity and punishable by 5 years and fine both, जो भी फाइन भी दिया जाएगा और उसके अलावा 5 years की जेल. Apart from this, both section 509A IPC word, gesture and act intended to insult member of particular race. So किसी भी particular आप कह सकते हो कि रेस को ध्यान में रख के अगर आप किसी पे कमेंट करते हो, that is also a punishable offense and punishment will be of 3 years with fine. या फिर एक चीज होगी या फिर दोनों दिए जाएंगे. उसके अलावा sacrilege. So Punjab government has written to Centre for Assent to States bill that propose like imprisonment for the desecration of the religious scriptures of 4 religion. So पंजाब गवर्नमेंट ने ना एक लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी 4 रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनका अपमान करने के लिए, और उसके बेसिस पे जो है सजा दी जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, sacrilege also terms as blasphemy means treating a religious object or place without the respect that it deserves. So जितनी भी सपोज करो कि आप या तो मस्जिद या मंदिर में जाते हो तो आप दूसरे रिलीजन को भी उतना ही रिस्पेक्ट करोगे जो रिलीजन आपका है. सो इसके बेसिस पे ही डिस्कशन होता है. ये आपके अपब्रिंगिंग को भी शो करता है और आपके थॉट प्रोसेस को भी शो करता है. इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलीजन को अच्छा बोले जा रहे हो और दूसरे के रिलीजन को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है. सो इट शोज योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो. So you should always respect the other religion equally as you are respecting your own religion. Apart from this, section 295, section 295A, 296, 297, 298 of the Indian Penal Code IPC presently deals with blasphemy incidents. So ये सारे जो भी सारे क्लॉज हैं या सेक्शन बोल सकते हो आप, जो भी सेक्शंस हैं, सो किसी भी जो भी भगवान को या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को क्रिटिसाइज करने के अगेंस्ट ये जो है लॉज बनाए गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 295 डील्स विद पनिशमेंट इफ एनी पर्सन intentionally damage, destroy or defiles any religious object deemed to be sacred by followers of any religion in India, including objects other than idols and books. So उसके लिए जो भी बुक्स और जो भी मूर्तियाँ उनको छोड़कर सो भी आप अगर उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 295A डील्स विद द पनिशमेंट इफ अ पर्सन मेटिकुलसली बाय वर्ड्स स्पीकिंग, किसी भी या तो आप किसी को बोलने से या फिर आप जो भी इशारे हैं आपके वो गलत तरीके से आप किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, उसके लिए जो भी पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 295A में. उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि किसी भी जो भी घटना को रोकने के लिए जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का सहारा लिया जाता है और आर्टिकल 22 में है ये. सो इसको आप स्टैटिक पोर्शन में इजीली कवर कर सकते हो व्हाट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन. उसके अलावा राइट टू प्रोटेस्ट,
जैसे फार्म बिल था, उसकी वजह से राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 न्यूज़ में था। उसके अलावा राइट टू बी फॉरगेटन, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड राइट टू बी फॉरगेटन RTBF ऑफ एन इंडिविजुअल। सो उसको लेके राइट टू हैव पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम पब्लिक अवेलेबिलिटी सोर्सेज, जैसे किसी की भी इंफॉर्मेशन है तो वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाती है, तो वो जो पर्सन है वो अपनी लिए अर्जी डाल सकता है कि मेरी जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं सोशल मीडिया से रिमूव किया जा सकता है अगर उस पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है, या फिर अगर किसी भी पर्सन को उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दे दिया गया है तो फिर उसको ज़िंदगी भर तो उसके लिए वो सज़ा नहीं काटेगा ना। इसीलिए ये राइट टू बी फॉरगेटन का जो क्लॉज था वो आया। इसके लिए दैट कम्स अंडर आर्टिकल 17, और यहाँ पे एक बार डिटेल में पढ़ लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is Jammu Kashmir government teachers were terminated from his service without holding any inquiry, बिना इंक्वायरी के उनको टर्मिनेट कर दिया। उसके अलावा आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 mandates prior inquiry before dismiss, removal or reduction in rank of the government employees। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने पद से हटाया जाता है तो उसके लिए उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। However, Article 311 subclause 2 subclause C provides that no prior inquiry is required if the President or the Governor satisfied that in the interest of the security of the state। तो अगर स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल उठता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट डायरेक्ट बर्खास्त कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। उसके अलावा फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। सो असम गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट पॉलिसी बॉर्डर विंग्स नॉट टू फॉरवर्ड एनी केस अगेंस्ट गुरखास टू द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, एंड जो भी गुरखास के रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को नहीं देने हैं, उसके अगेंस्ट बात की गई है। एंड फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टेब्लिश एज पर द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 टू गिव एन ओपिनियन ऑन वेदर अ पर्सन इज अ फॉरेनर और नॉट। तो इसके बेसिस पे कि वो फॉरेनर है या नहीं है, सो क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टेब्लिश की गई है, ये ही डिसाइड करती है कि बंदा फॉरेनर है कि नहीं है। उसके अलावा द फॉरेनर एक्ट 1946 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग द फॉरेनर एंट्री और डिपार्चर। सो जाना और आना दोनों डिसाइड किया जाता है। उसके अलावा फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स वर फर्स्ट सेटअप इन 1964 एंड आर यूनिक टू आसाम के लिए यूनिक है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री अ फॉरेनर एप्रीहेंडेड बाय पुलिस और स्टेइंग इलीगल इन इज प्रोसिक्यूटेड इन अ लोकल कोर्ट एंड लेटर डिपोर्टेड पुट इन डिटेंशन सेंटर्स। सो डिटेंशन सेंटर को भेज दी जाती है अगर आसाम के अलावा और कहीं पे भी कोई ऐसे इंडिया में प्रवेश कर जाता है या फिर उसको बाहर जाना होता है। उसके अलावा 2 काइंड ऑफ केसेस मेंशन्ड हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमेंडेड फॉरेन ट्रिब्यूनल्स 1964 जो एम्पावरिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ऑल स्टेट्स एंड यूटी सेट अप ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगल इन इंडिया इज ए फॉरेनर और नॉट। सो जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाती थी। एंड अर्लियर द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन ट्रिब्यूनल्स वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर। सो पहले ये सेंटर के पास ही थी। सो दिस फर्स्ट चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड हम सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। होप आई am able to make you understand, and I just simplified this series. Please go through each and every article which is mentioned here in the series. जो भी आपके स्टैटिक का पोर्शन है उससे इसको लिंक करके पढ़िए। दैट विल हेल्प यू आउट टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड that will help you to clear the exams also. Till then,
give me the wishes to me also, and my best wishes is always with you guys. Please share and subscribe the channel and share with your friends as well, so that they can take the benefit from it. Till then, thank you so much. Study hard.